महोदय, जब मैं प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा था तब मुझसे प्रशिक्षण के दौरान कहा गया कि किसी एक विषय पर अपनी टिप्पणी प्रकट कीजिए, तो मैंने अपना तर्क देने के लिए गैट वार्ता को चुन लिया था। गैट यानी आयात निर्यात एवं व्यापार पर आम संधि जनवरी 1948 से प्रभाव में आई। आजकल इस संधि के तहत वार्ताओं का 8वां दौर चल रहा है। यह दौर 1986 से शुरू हुआ और 1990 में समाप्त हो जाना चाहिए था, किंतु यूरोपीय समुदाय और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच मतभेद पैदा हो जाने की वजह से कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाया। तब गैट के महानिदेशक श्री डंकल ने समझौते हेतु एक प्रस्ताव तैयार किया। यही वह डंकल प्रस्ताव है जिसका डंका आजकल दुनिया में बज रहा है। डंकल प्रस्ताव की एक और अनूठी बात यह है कि आज तक विकासशील देशों को अपने अंदरूनी बाजार की सुरक्षा की जो छूट थी उसे समाप्त करने का प्रस्ताव इसमें रखा गया है। तीसरी अभूतपूर्व बात यह है कि पहली बार संपदा संबंधी अधिकार को इसमें स्थान मिला है। खेती में इन तीनों के मिले जुले असर गंभीर और दूरगामी हो सकते हैं। खेती हमारी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है। हमारे देश के अधिकतर लोग खेती द्वारा रोजगार पाते रहे हैं। हमारे सकल राष्ट्रीय उत्पादन का बड़ा हिस्सा खेती से प्राप्त होता रहा है। गरीब देश होने के नाते भारत की अधिकतर आबादी अपनी आमदनी का बड़ा भाग अपने भोजन पर खर्च करती है। इसके अलावा हमारे कई उद्योग भी खेती से प्राप्त कच्चे माल पर निर्भर हैं। खेती मात्र आर्थिक गतिविधियां न होकर हमारे लिए एक सांस्कृतिक परंपरा हो गई है। यदि देखा जाए तो डंकल प्रस्ताव मूलतः उत्तर में स्थित विकसित देश का हित साधक है। दरअसल यह प्रस्ताव बहुराष्ट्रीय कंपनियों से सरोकार व्यक्त करता है। यद्यपि अतिरिक्त उत्पादन ठिकाने लगाने की चिंता इसके मूल में है, इसके विपरीत दक्षिण के देश की मूल चिंता उत्पादन बढ़ाने, वितरण में समानता लाने, खाद्यान्न सुरक्षा हासिल करना है। डंकल प्रस्ताव पर गंभीरतापूर्वक विचार करने का मतलब सिर्फ सीधे खेती से संबंधित है। इसका अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता कि अन्य हिस्सों का असर खेती पर नहीं पड़ेगा। वर्तमान दौर में खेती गैट वार्ता का केंद्रीय बिंदु बनी हुई है, जिसकी सफलता यूरोपीय और अमेरिका के बीच समझौते पर निर्भर करती है। आज तक खेती को गैट धारा से मुक्त रखा गया था। कृषि पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की शर्त लागू नहीं होती थी। ऐसे में आज यदि खेती एकदम से केंद्र बिंदु बन जाए तो ऐसा लगना स्वाभाविक है कि शायद खेती एक ऐसे संकट में फंस गई है जिसका अलग अलग पड़ गए राष्ट्र अपने आप कोई हल नहीं खोज पा रहे हैं। इस बाबत एक विश्वव्यापी प्रयास की जरूरत है और वाकई हम अगर खेती का नज़ारा देखें तब पता लगेगा कि ऐसी कई समस्याएं हैं जिन पर दुनिया भर की सरकारों द्वारा ध्यान दिए जाने की आज जरूरत है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जब एकाधिकार खरीदी या राष्ट्रीयकरण की बात सामने आती है तो हमारे विरोधी भाइयों को यह शंका पैदा होने लगती है कि मंत्री जी पूंजीवादियों
के प्रभाव में आने लग गए हैं और वे कहते हैं कि राष्ट्रीयकरण इसीलिए किया जा रहा है कि आप पूंजीपतियों की सेवा करना चाहते हैं और उनसे मिले हुए हैं, जबकि असलियत तो यह है कि 50 बसों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है तो निश्चित रूप से वह 50 आदमी जो बसों के मालिक हैं हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं और वे विरोधियों की शरण ले लेते हैं, तो फिर उनसे मिलने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता कि हम उनसे मिले हुए हैं। हम मिले हुए हैं कि विरोधी उनसे मिले हुए हैं। वे चाहते हैं कि राष्ट्रीयकरण ना हो। यही बात वन संपदा के ठेकेदारों पर लागू होती है। वनों की कतिपय ठेकेदार हमारी वन संपदा का अनुचित दोहन ना कर सकें, उन्हें होने वाला लाभ सभी को लोगों को का लाभ बने। इसी उद्देश्य को लेकर हमने वनों का राष्ट्रीयकरण किया है। अकाल से उत्पन्न अभाव और मूल्य वृद्धि की स्थिति को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ही हमको अनाज का एकाधिकार खरीदी का निर्णय लेना पड़ा, ताकि जमाखोर, मुनाफाखोर और कालाबाजारी करने वाले लोग गरीब आदमी का शोषण न कर सकें। इन्हीं सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए राष्ट्रीयकरण और एकाधिकार खरीदी करने की आवश्यकता होती है। अब इसके लिए उनकी ओर से बहुत से उदाहरण दिए जा रहे हैं और अब वे कहने लगे हैं कि गेहूं का राष्ट्रीयकरण ना हुआ होता तो इतनी मूल्य वृद्धि ना हुई होती। आदरणीय अध्यक्ष जी, आप विगत वर्षों के गेहूं उत्पादन के आंकड़े देखें। अगर उनका गहन अध्ययन किया जाए तब हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि यदि गेहूं, दाल, चावल का राष्ट्रीयकरण ना किया गया होता तो यहाँ भी 4 रुपये किलो गेहूं का मूल्य होता। आप मूल्य वृद्धि की बड़े जोर शोर से चर्चा कर रहे हैं कि मूल्य वृद्धि अत्यधिक हो रही है, महंगाई बढ़ रही है। मैं भी इसको स्वीकार करता हूँ कि आज मूल्य वृद्धि इतनी ज़्यादा हो रही है जिसे जनता सहन नहीं कर पा रही है, लेकिन मूल्यों में जो बढ़ोतरी हो रही है उस संबंध में उनका मानना ऐसा है कि यह केवल मध्य प्रदेश में ही हो रही है, ऐसा नहीं है। आप वैट, टैक्स और वाणिज्य कर घटाकर महंगाई कम कर सकते हैं। सच पूछा जाए तो यह मूल्य वृद्धि पूरे भारत वर्ष में हो रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। जहाँ तक हमारे प्रदेश की मूल्य वृद्धि का सवाल है, वह दिसंबर 1972 से लेकर अभी तक 23% हुई है, जबकि पूरे भारत में मूल्य वृद्धि का प्रतिशत 28 है और महाराष्ट्र में मूल्य वृद्धि का प्रतिशत 33 है। मैं मूल्य वृद्धि की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं यह बतलाना चाहता हूँ, जब मूल्य वृद्धि पूरे भारत में बढ़ रही है तो फिर उससे हमारा प्रदेश कैसे अछूता रह सकता है। आज हम उन शहीद साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी। पुलिस भूमिका साहस, शौर्य, कर्तव्य की दृष्टि से उत्कृष्ट मानी जाती है। स्टॉप।